Hello students, welcome in my chemistry class, Chemistry by Amtesar. Today we are going to continue 11th class unit State of Matter, and next topic is intermolecular forces. The forces which exist between the constituent particles of the state of matter, that is constituent particle of solid, liquid and gas, known as intermolecular forces. क्या समझे कि सॉलिड, लिक्विड और गैस के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, उन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स लगता है उसे इंटरमोलिकुलर फोर्स कहते हैं। और इंटरमोलिकुलर फोर्स आर फॉलोइंग टाइप्स। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो होते हैं फॉलोइंग टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, नंबर 2 डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, नंबर 3 डिस्पर्जन फोर्सेस, एंड 4th आयन डाइपोल इंटरेक्शंस, एंड नंबर 5th हाइड्रोजन बॉन्डिंग. We can understand one by one. And number 1 dipole dipole force. You know that dipole having two poles, one positive and one negative. पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में, पोलर मॉलिक्यूल्स जैसे कि भी समझ सकते हैं HCl, SO2 एटसेट्रा। तो पोलर मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, एक पॉजिटिव पोल होता है, एक नेगेटिव पोल होता है, और ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जब आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो टू पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लगता है उसे डाइपोल डाइपोल फोर्सेस कहते हैं। समझ में आ गया कि भाई पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लगता है उसे हम डाइपोल डाइपोल फोर्सेस कहते हैं। इट इज आल्सो नोन एज कीसम फोर्स। इट इज आल्सो नोन एज कीसम फोर्सेस, इसे हम कीसम फोर्सेस भी कहते हैं। सेकंड वन फोर्सेस इज डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस. When a polar molecule contact with a non-polar molecule. क्या समझे, जब भाई कोई नॉन पोलर मॉलिक्यूल किसी पोलर मॉलिक्यूल के कांटेक्ट में आता है तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल भी पोलर मॉलिक्यूल की तरह बिहेव करने लगता है और वो इंड्यूस्ड डाइपोल कहलाता है। तो इंड्यूस्ड डाइपोल और डाइपोल के बीच में जो फोर्सेस लगता है उसे हम डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये कोई नॉन पोलर था, बाद में ये और ये क्या है, ये पोलर मॉलिक्यूल है, तो इसके इफेक्ट से ये भी डाइपोल की तरह बिहेव करने लगता है ना। तो पोलर मॉलिक्यूल और इंड्यूस्ड डाइपोल के बीच में जो इंटरेक्शन लगता है, जो फोर्सेस लगता है, that is known as dipole induced dipole force. Third forces is known as dispersion forces. Dispersion forces also known as London dispersion forces या फिर London forces. The forces in between the molecules of non-polar molecules are known as dispersion forces. non-polar molecule जो होते हैं उनमें भाई किसी टाइप का डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन तो होता नहीं है,
फिर कौन सा फोर्स लगता है? तो वहां पे आप ये समझ सकते हैं कि भाई जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनमें सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जिससे वो क्या होते हैं? नॉन पोलर होते हैं। अब एट रैंडम ही, अचानक ही एक मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है अनसिमेट्रिकल हो जाता है, जिससे कि वो इंस्टैन्टेनियस डायपोल की तरह बिहेव करने लगता है। एक मॉलिक्यूल इंस्टैन्टेनियस डायपोल की तरह बिहेव करता है, तो उसके कांटेक्ट में जो दूसरा मॉलिक्यूल आता है वो भी इंड्यूस्ड डायपोल की तरह बिहेव करने लगता है। फिर उन दोनों के बीच में जो फोर्स लगता है दैट इज नोन एज लंदन फोर्सेस और डिस्पर्जन फोर्सेस। फिर से समझ लें कि भाई ये दोनों नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, इनमें क्या होगा? अचानक ही एक मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन्स का अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जिससे कि ये इंस्टैन्टेनियस डाइपोल की तरह बिहेव करता है, और ये इसके इफेक्ट से दूसरा इसके जो पास वाला मॉलिक्यूल होता है वो भी इंड्यूस्ड डाइपोल की तरह बिहेव करता है, जिससे कि उन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लगता है वो डिस्पर्जन फोर्स या लंदन फोर्स कहलाता है। फोर्थ इज आयन डाइपोल इंटरेक्शन, दैट इज आयन और पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरेक्शन होता है उसे हम आयन डाइपोल इंटरेक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब किसी हम आयनिक कंपाउंड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो क्या होगा? आयनिक कंपाउंड अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाता है, और उन आयंस का वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ में जो इंटरेक्शन होता है दैट इज आयन डाइपोल। फॉर एग्जाम्पल, जब हम सोडियम क्लोराइड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो सोडियम क्लोराइड सोडियम आयन और क्लोराइड आयन में क्या हो जाता है? डिसोसिएट हो जाता है ना? तो सोडियम आयन को चारों तरफ से वाटर मॉलिक्यूल घेर लेते हैं, ऐसे ही क्लोराइड आयन को चारों तरफ से वाटर मॉलिक्यूल घेर लेते हैं। क्यों? क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है भाई? पोलर मॉलिक्यूल होता है। तो आयन और जो पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरेक्शन होता है दैट इज आयन डाइपोल इंटरेक्शन। इट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। व्हेन कोवलेंट बॉन्डेड मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन किसी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ में बॉन्ड बनाता है तो उसे हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं, है ना? फॉर एग्जाम्पल समझ सकते हैं कि भाई एग्जाम्पल लें हम वाटर का, तो भाई वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, है ना? तो कोवलेंट बॉन्डेड हाइड्रोजन जब दूसरे मॉलिक्यूल के मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन कौन से होते हैं? सबसे ज्यादा मोस्ट इलेक्ट्रो एलिमेंट होते हैं फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। इन तीनों एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है, यही हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं। तो क्या समझे? जब कभी हाइड्रोजन जो कि कोवलेंट बॉन्डेड मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ एक वीक बॉन्ड बनाएगा तो उसे हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। जैसा कि यहां पे समझ लें, इस वाटर मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन कोवलेंट बॉन्डेड है और दूसरे मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन जो कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसके साथ में ये वीक फोर्स बनाता है। ऐसे ही इस वाले ऑक्सीजन इस वाले हाइड्रोजन के साथ में, तो इसी कारण हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ही वाटर
इज अ लिक्विड। वाटर क्या होता है? एक लिक्विड होता है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपका वीक फोर्स होता है, इसीलिए इसे हम डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हम डॉटेड लाइन से प्रेजेंट करते हैं। अब एक बात और समझ लीजिए, हाइड्रोजन बॉन्ड्स आपके टू टाइप्स के होते हैं, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स एंड इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड कौन से होते हैं? जब टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, जैसे कि टू वाटर मॉलिक्यूल के बीच में, टू HF मॉलिक्यूल्स के बीच में, तो उसे हम बोलते हैं इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लेकिन जब एक ही मॉलिक्यूल्स के दो एटम के बीच में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जब एक ही मॉलिक्यूल्स के टू एटम्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो उसे हम इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। जैसे कि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में। नेक्स्ट टॉपिक इज गैसियस स्टेट। एज यू नो, द स्टेट ऑफ मैटर एट विच द वॉल्यूम एंड शेप आर नॉट फिक्स, मीन्स ऐसी स्टेट मैटर की जिसमें कि वॉल्यूम और शेप दोनों ही चेंजेबल होते हैं, वो हमारी गैसियस स्टेट कहलाती है ना। एंड देयर आर सम जनरल कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ गैसियस स्टेट। दीज आर, नंबर 1, गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल। गैसेस जो होती हैं बहुत ज्यादा कंप्रेस हो सकती हैं, मतलब बहुत ही कम वॉल्यूम में ये कंप्रेस हो सकती हैं, ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी है गैसेस एक्सपेंड विदाउट लिमिट। गैसेस को अगर हम कहीं पे खुला छोड़ देते हैं तो उसके मॉलिक्यूल विदाउट लिमिट सब में एक्सपेंड हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं भाई? क्योंकि उन गैसेस मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता। थर्ड इज गैसेस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर यूनिफॉर्मली इन ऑल डायरेक्शंस। मींस अगर हम गैस को किसी कंटेनर में रखते हैं तो गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो सभी डायरेक्शंस में प्रेशर लगाते हैं, है ना। इट इज ड्यू टू द हाई काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स। गैसियस मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, या फिर कहें एंट्रोपी बहुत हाई होती है, इसीलिए वो वाल्स में प्रेशर लगाते रहते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी इज गैसेस डिफ्यूज रैपिडली टू फॉर्म होमोजीनियस मिक्सचर। डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है? अगर हम कोई गैस लेते हैं और उस गैस को एयर में छोड़ देते हैं तो क्या होगा? तो तुरंत ही उस गैस के मॉलिक्यूल, जैसे कि अमोनिया की बोतल लें और उसे ओपन कर दें, छोड़ दें, तो क्या होगा? उस अमोनिया के मॉलिक्यूल्स उस बोतल से बाहर निकल जाएंगे, और जो बाहर की जो एयर है, अमोनिया मॉलिक्यूल तो बाहर चले गए, लेकिन जो बाहर की एयर है उस बोतल में आने लगेंगे। ऐसा कब तक होगा? ऐसा तब तक होगा कि बाहर की कंसंट्रेशन विद अमोनिया की हो जाएगी और इनर कंसंट्रेशन विद एयर हो जाएगी। तो जो मिक्सचर बनेगा बाहर और अंदर बोतल के, वो होमोजीनियस बन जाएगा। तो रैपिडली इंटरमिक्सिंग ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल इज नोन एज डिफ्यूजन। और गैसेस में डिफ्यूजन बहुत तेजी के साथ में होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज द वॉल्यूम एंड शेप ऑफ गैसेस आर नॉट फिक्स। ये तो आपने पहले से पता है कि भाई गैसेस की का वॉल्यूम और शेप दोनों ही फिक्स नहीं होते। इसका रीजन भी आपको पता है कि भाई गैसेस में कोई भी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस नहीं होता है, जिससे उनके बीच में गैप बहुत ज्यादा हो जाता है। ऐसा होने से उनका वॉल्यूम और शेप दोनों ही फिक्स नहीं होते हैं। सबसे मेन प्रॉपर्टी 6 है कि ऑल गैसेस ओबे सर्टेन लॉज। सभी गैसेस जो होती हैं कुछ लॉ को फॉलो करती हैं, और उन लॉज को हम गैस लॉज कहते हैं। उन सर्टेन लॉ को जो गैस फॉलो करती हैं उन्हें हम गैस